स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज जो टॉपिक लाए हैं हम वो यूनिट 2 है। यूनिट 2 में विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले के जो यूनिट 4 और 5 हमने कवर किए हैं, जो यूट्यूब में पूरे इसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो बेल आइकन से जो है आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है ये है कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश को परिभाषित करने के लिए हम लोग एक बचपन की जो घटना थी जिसमें हम लोग कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर उसको सर पर स्केल रगड़ कर जब स्केल को टुकड़ों के पास लेके आते थे तो स्केल जो है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो ये एक ऐसा घटना है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि हम उस जो स्केल को सर के ऊपर रगड़ने से उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिससे कि वो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आवेश को इस तरीके से हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं कि आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और एक अदिश राशि है। और जैसे हम बोल रहे हैं कि स्केल को सर पे रगड़ा हमने तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हुए। तो अगर अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है और E जो है आवेश इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, तो टोटल जो Q जो होगा N ही होता है। इसे आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। और हम अब बात करें कि धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। आवेश को तो हमने परिभाषित कर दिया कि वो प्लस होगा, माइनस होगा और हल्की भारी वस्तु से हल्की वस्तु की ओर लगेगा। तो लेकिन प्लस आवेश और माइनस आवेश, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेश है, चार्जेस है, उसको समझने के लिए हम लोग सिंपल बात करते हैं NaCl की। तो NaCl में क्या होता है कि NaCl में आपके पास Na में 11 और Cl में 17, तो 11 और 17। अब हमको पता है कि Na जो है एक इलेक्ट्रॉन देकर वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और 17 जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस आयन बनाता है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करके हम समझेंगे कि धनावेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, और वही ऋण आवेश जो है वो अधिकता को दर्शाता है। अगर मैं Na लिखा हूँ तो वो 11 होगा, लेकिन अगर वो Na प्लस लिखा हूँ तो उसका सीधा मतलब ये है कि ये एक जो है इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। और वैसे ही अगर Cl माइनस लिखता हूँ तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझने के लिए बहुत इजी है। और हम लोग प्लस और माइनस की बात करें तो प्लस और माइनस में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है, वो भी इसलिए होता है कि जो प्लस में जो बल रेखाएं हैं, लाइंस ऑफ फोर्स होती है, वो आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ होती है, और माइनस में ये जो है अंदर की ओर होती है। तो हम लोग वेक्टर में जानते हैं कि अगर एक डायरेक्शन बाहर निकल रही है और एक डायरेक्शन अंदर आ रहा है तो वो जो है एक दूसरे से जुड़ जाएगी, और उसी के साथ अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में ये दोनों बाहर जाएगी। तो अब बात करें हम लोग विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस में बस डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे हम लोग आवेशों को गुण बोला, गुण मतलब मैं क्या कैसे गाना गाता हूँ, कितना अच्छा डांस कर सकता हूँ, कितना अच्छा कोई भी मतलब परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, वो मेरे अंदर का गुण है। और ऊर्जा, उसके लिए जो आपको ताकत चाहिए होगी वो ऊर्जा है। तो एक तरीके से अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो आप डांस जो है बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही जो विद्युत है वो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जो है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये सभी को हम लोग इस घटना को हम लोग जो है इस ऊर्जा को हम जो है विद्युत कहते हैं। अब विद्युत जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति जो है वो एम्बर से स्टार्ट हुआ था। इसकी जो मेन जो घटना है, इसकी 26वीं शताब्दी में इसका विलियम गिलबर्ट्स ने इसका यूज़ किया था, ये वर्ड का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड वहाँ से स्टार्ट हुआ। अम्बर ये एक वर्ड है
जो यूनानी भाषा में उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत रूपांतरण इसका विद्युत है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो विद्युत जो है दो प्रकार का होता है, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब ये है कि अगर हमने जो स्केल है उसको सर पे रगड़ा और उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको हमने स्टोर करके रख लिया और जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ यूज़ किया, तो उसको मैं स्थिर विद्युत बोलूँगा। और अगर मैं उस ऊर्जा को कंटिन्यूस बहने दूँ तो उसको वो है धारा विद्युत। तो इस प्रकार से हम दोनों में अंतर इस प्रकार से उत्पन्न बता सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाया जा सकता और ना ही इसमें कोई विद्युत उपकरणों को चलाया जा सकता है, तो उस विद्युत को हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत। ये घर्षण से उत्पन्न होगा। और धारा विद्युत जिसमें उपकरण चलेंगे, चलित उपकरणों को चलाया जा सकता है, अप्लायंसेस पूरे रन होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे धारा विद्युत। अब हम लोग बात करते हैं कूलाम के नियम की बात। तो कूलाम ने एक दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्स होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है, उस आकर्षण प्रतिकर्षण बल वो क्या होगा। जैसे दो आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव और या नेगेटिव है, तो अगर दोनों सेम होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और वो दोनों अगर अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो वो आकर्षित करेंगे। तो दोनों में कोई ना कोई बल तो लगेगा ही। तो उस बल का जो परिमाण है, वो जो मैग्नीट्यूड है, वो दोनों के जो चार्ज है उसके मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और उसके डिस्टेंस जो होंगे उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के होगा। तो यहाँ पर हम लोग 12th के लिए भी ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे k एक कांस्टेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। k की वैल्यू जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁻⁻9 होती है। उसके आगे ये जो टॉपिक है एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस बता रहा है। वो बता रहा है गुरुत्वाकर्षण बल और जो स्थिर विद्युत बल है, इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले दोनों में एक सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों जो है इन्वर्स जो स्क्वायर लॉ है उसको फॉलो करते हैं। मतलब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब इसको M1 M2 बाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये मतलब आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर जो होता है वो एक तरीके से इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं। ये दोनों जो है वैक्यूम में, निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। दोनों संरक्षी होते हैं। संरक्षी मतलब ये होता है कि मतलब जो फोर्स, जो वर्क होता है, वो उसके बीच का जो पाथ होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ए से बी तक जाने में जो कार्य होगा, वर्क होगा, वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो ए से बी में वो सी से या डी से होते हुए जाए या कहीं से भी जाए। तो ये दोनों संरक्षी होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, मतलब 1/r⁴n, एक तरीके से वो सेंट्रल फोर्सेस इनको कहते हैं। दोनों में असमानता ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो आपका विद्युत बल होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार से हो सकता है। विद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रबल होगा। विद्युत बल के बीच में अगर कुचालक रख देंगे, विद्युत बलों के बीच में अगर कुचालक रख देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, इसकी चालकता पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में माध्यम के बीच में कुछ भी रख दो तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़। भाई हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, ये इन चारों का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो 11th और 12th में, 12th के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के कोई भी स्टूडेंट हो, ये अगर टॉपिक अगर क्लियर है तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आगे जाकर क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र, अब क्षेत्र नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ तक हम लोग जो है विद्युत बल का अनुभव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। अब विद्युत बल क्या है, वो कूलाम का नियम है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लेड है और ब्लेड की धार जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इसका क्षेत्र हो गया।
अब मैं देखूँ कि इसमें कितना धार है, तो मैं इसमें से किसी को काट के देखूँगा और वो जितना काट सकता है वो उसकी तीव्रता हो गई। ये साधारण शब्दों में हो गया। तो वैसे ही हम लोग जो बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, मतलब मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मतलब एरिया सराउंडिंग टू द चार्ज इन वेयर यू कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं जितना यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया जहाँ तक, और यहाँ यूज़ कर रहा हूँ जितना, अमाउंट जो है वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो जितना मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, जितना अनुभव कर सकता हूँ वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ब्लेड का एग्जांपल लिया तो जहाँ तक वो धार है वो उसका एरिया हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। मतलब आवेश अगर यहाँ पर है तो इस आवेश का जो एरिया है, जैसे ये आवेश है तो इसके चारों तरफ जहाँ तक इसके बल को अनुभव कर रहे हैं हम लोग, तो वो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। और जितने बल का, मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है ना, तो ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अब हम लोग अगर बात करें कि अगर मैथमेटिकली बात करें तो एकांक आवेश जो होता है वो जितने बल का अनुभव करेगा वो आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला हम बार बार यूज़ करते हैं। अब हम लोग डाइपोल की बात करें तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, एक बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश जो है वो एक दूसरे से जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इसको 2a दूरी बोलूँगा मैं, तो इसको मैं बोलूँगा विद्युत द्विध्रुव। मतलब एक आपका प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, और ये जो प्लस माइनस है एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो वो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये स्टैंडर्ड है, वैज्ञानिकों की गणना के लिए इसको बनाया गया है। तो ये उसमें कहीं पर स्थित होता है ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कल्पना की गई है कि इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये सिंपल इस आवेश और उसके बीच की जो दूरी है 2a, इनके बीच की दूरी का गुणनफल है P = Q × 2a। तो Q × 2a ये एक सदिश राशि है, और ये सदिश राशि जो है इसमें जो आवेश है वो प्लस माइनस हो सकता है, बाकी इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये चारों में डिफरेंस आपको क्लियर होगा अभी, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब यहाँ पे मैंने जो ब्लेड का एग्जांपल दिया था वो याद है, उसको याद रखने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ इसमें से आगे याद रहेंगी। इसी से हम लोग एकांक आवेश को भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर Q1 और Q2 को मैं Q मान लेता हूँ, और Q मानने के बाद में इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं 1/4πε0 को की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, और वैल्यू पुटअप करने के बाद में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है मैंने 9 × 10⁹ रखा, और ये जो बल है तो बल न्यूटन में ही होगा। और यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो Q² की जो Q का मान जो होगा वो F × r², और मतलब बल और दूरी का वर्ग बटे आवेश। तो ये एकांक आवेश, मतलब जहाँ पर Q का मान 1 हो जाएगा, एक आवेश जो है 1 हो जाएगा, और उसका डेफिनेशन इसी फार्मूले के बेस पे हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखने के पर्पज़ से है, बाकी समझने के हिसाब से तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति मतलब क्या होती है, अनुदैर्ध्य स्थिति, ये 12th में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो डाइपोल है, उस डाइपोल में, उस द्विध्रुव में उसी के अक्ष के साथ एक बिंदु है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा डाइपोल है, उसी के साथ मैंने एक बिंदु ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण बिंदु लिया है P लिया है। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस बिंदु के साथ में इस पॉइंट की जो मतलब जो भी आपका प्रेक्षण बिंदु है उसमें भी कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो उस आवेश को जो है वो इस बिंदु और इस बिंदु के साथ में इसका प्रभाव जो है यहाँ पर आरोपित होगा। तो दोनों का प्रभाव हम नोट करेंगे। अगर यहाँ से जो उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से इसकी दूरी जो है P है, मतलब बिंदु O से
ये जो दूरी है, इस प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो दूरी है वो r है, और डाइपोल को हमने 2l लिया है। तो यहाँ अगर मैं इस बिंदु से इस बिंदु की बात करूँ तो ये मेरे पास r माइनस l हो जाएगा, और मैं अगर इस बिंदु से इस बिंदु की बात करूं तो r प्लस एल हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, और इसको अभी थोड़ा सा और हम लोग एलाबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर इस p का जो है हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। तो E1 मैं बोल रहा हूँ, तो E1 के लिए मैं पॉजिटिव पॉइंट ले रहा हूँ मैं मतलब यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु के कारण ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस r माइनस एल हो जाएगा जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पर AP का जो मान है वो r माइनस एल होगा, और बाकी सब वैल्यू सेम है। वहाँ पर हमने F बाई क्यू नॉट किया था तो E निकला था, तो E इज इक्वल्स टू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर है, और ये डिस्टेंस यहाँ पे r माइनस एल है। वैसे E2 लूँगा तो मैं ये r प्लस एल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस जो है सिर्फ वो डायरेक्शन बताते हैं। अगर दोनों को ऐड करूँगा तो ऐड करने पर मेरे पास जो है ये प्लस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यू को कॉमन निकालने के बाद यहाँ जो बचेगा इसका एलसीएम लूँगा मैं। तो यहाँ पर एलसीएम में यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन इसका होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है इसका होगा, और यहाँ पर दोनों का जो फार्मूला है मैं अगर पुटअप करूँ तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों मान यहाँ अगर रख दूँ तो वैल्यू जो है कट के जो है ये बचेगा, और नीचे जो है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर हमने साथ में रखा हुआ है। तो ये भी मैं यहाँ पुटअप करता हूँ। और यहाँ पर जो p का जो मान है, p के मान को संतुष्ट कराने के लिए मैंने इस पूरे वैल्यू को जो है इस फॉर्म में लिखा। तो q इंटू 2l हम जानते हैं हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको मैंने पुटअप किया, और ये यहाँ आपके पास 2p r बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे l का जो मान है जो 2l है वो भी बहुत कम है, और उसको आधा करूँगा तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग ना उपेक्षित करते हैं। तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में से l को हटाता हूँ तो मेरे पास जो है सिर्फ जो है r स्क्वायर का स्क्वायर r टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो r से r कैंसिल करने के बाद में मेरे पास ये वैल्यू बचेगी। निरक्षीय स्थिति में हम लोग अक्ष के परपेंडिकुलर लंबवत हम लोग पॉइंट लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है 2 पॉइंट है प्लस और माइनस में, और मैंने P को यहाँ लिया है। अब जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और यहाँ पर जो स्पीकर है मेरे सामने, तो उसमें अगर मेरी आवाज़ दोनों तरफ सेम जा रही है तो दोनों तरफ सेम जो है तीव्रता का अनुभव होगा। मतलब यहाँ पर एक बंदा है, उसके सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल ऐसा बोल रहा है, तो दोनों जगह उसका जो प्रभाव है सेम होना चाहिए, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो दूरी है AP की जो दूरी है, यहाँ पर ये जो है इसको L ले रहा हूँ मैं, ये L है मेरा और ये R है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस को ये यूज़ करूँगा मैं, और तीव्रता जैसे मैंने बताया कि AP स्क्वायर, तो R प्लस L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पर ये R अंडर रूट के अंदर है ये, और अंडर रूट के अंदर होने के बाद में ये अंडर रूट कैंसिल होगा, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंडर रूट हटेगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर ये अंडर रूट का स्क्वायर है, और यहाँ पर मेरा जो ये R स्क्वायर और L स्क्वायर और ये अंडर रूट है और इसका स्क्वायर है, तो ये मेरे पास ये बचेगा। BP भी सेम होगा, इसलिए दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर होगी, और दोनों तीव्रता आपस में बराबर होगी तो इसके पीछे हम लोग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग E1 और E2 सेम है, तो उस कंडीशन में जो टोटल जो मान होगा वो 2E1 cos थीटा हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। 2E1 cos थीटा कहाँ से आया, तो उसके हिसाब से आयाम का जो फार्मूला होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, तो वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और E1 और E2 को अगर इक्वल रख दें तो ये मान सही निकलेगा। अगर आपको डाउट होगा तो, अगर इसको समझने में कोई भी परेशानी हो तो पूछ लेंगे आप, मैं बता दूंगा आपको
कि ये छोटा सा कैलकुलेशन है और आप अभी इसको डायरेक्ट अडॉप्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पर ये 2 इवन कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये थीटा बचेगा। यहाँ पर E1 का मान है हमारे पास में, कॉस थीटा का मान भी इस डायग्राम से हम लोग निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आधार बटे कर्ण जो है पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज इसका हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू निकलेगी और इसमें 2PL या जो 2QL जो है उसको P रखूँगा और L को उपेक्षित करूँगा जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था। तो यहाँ पर मेरा ये जो डेरिवेशन है वो क्लियर हो जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि पहले जो डेरिवेशन था उसमें यहाँ पर 2 आया था और यहाँ पर जो है वो सिंपल P है, मतलब ये आपका निरक्षीय स्थिति है, वो अक्षीय स्थिति था, मतलब वो एंड डाउन पोजीशन था, ये ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन है। इसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है, मतलब मेरे पास अगर E जो है ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन है उसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बन जाएगा मेरा E जो है एक्सेल पोजीशन, मतलब आपका एंड ऑन पोजीशन जिसको बोलूँगा। तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आपको सेम मिलेगी। अब चतुर्ध्रुव इस पे अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चतुर्ध्रुव उसको हम सेम जैसे अभी पढ़े थे उसी को उसी तरीके से डिस्कस करते हैं। चतुर्ध्रुव मतलब उसमें आपके 2 डाइपोल ऐड हो जाएंगे और पहले मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर करना चाहिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और इस टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेरिवेशन बना के देखने की आवश्यकता है, तो बना के देख के इसको आप क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।